अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको हमारी क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री 9th क्लास की स्टार्ट करनी है और 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो आइए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहली बात तो ये आपको बताना चाहूंगा कि 8th क्लास तक आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ते आए हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं जिसका नाम है साइंस। आपने वहां पर पढ़ा था कि साइंस बेसिकली होती क्या है। साइंस कहते हैं किसी भी अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपने इर्द गिर्द के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। तो साइंस बेसिकली एक सब्जेक्ट है। अब अगर बात करें हमारे इर्द गिर्द क्या क्या है, हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सी चीजें हैं। हमारे इर्द गिर्द लिविंग है, लिविंग थिंग्स हैं, हमारे इर्द गिर्द नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना साइंस कहलाता है। उनके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, दैट इज द बेनिफिट ऑफ साइंस। लेकिन वी आर नॉट सपोज टू हैव a lecture on the subject of science. Now we are going to study the sub disciplines of science. आज हम लोग साइंस की ब्रांचेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 9th क्लास में आपके पास साइंस की 3 ब्रांचेस आ जाती हैं मेन, जिसमें नंबर 1 है केमिस्ट्री, नंबर 2 है फिजिक्स, नंबर 3 है बायोलॉजी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस की ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, ये साइंस की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the studies of, जिसका ताल्लुक है या जो कंसर्न है किसके साथ, मुताले के साथ। यानी साइंस की जो ब्रांच केमिस्ट्री है इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं। क्या स्टडी कर रहे होते हैं? नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ मैटर, मादे की तरकीब। नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मादे की साख। नंबर 3 रिएक्शंस ऑफ मैटर, मादों के रिएक्शंस। गौर से सुनिएगा, घबराना नहीं है, बड़ी तवज्जो रखनी है आपने। सबसे पहली बात ये कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं। किस चीज का मुताला करते हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी मादे की तरकीब, कंपोजिशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मादे की साख। नंबर 3 रिएक्शंस ऑफ मैटर, मादों के रिएक्शंस। अब इन बातों का क्या मतलब है? देखें, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मादे की तरकीब के बारे में जानते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। भाई कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होती है? मादा किस चीज का बना हुआ है। मैटर की कंपोजिशन क्या है, मतलब मादा किस चीज का बना हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी चीज है, आप अगर ये जानना चाहें कि उसकी कंपोजिशन क्या है तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको ये जानना पड़ेगा कि इसकी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? उसके अंदर ईंटें मौजूद होती हैं, उसके अंदर बजरी मौजूद होती है, उसके अंदर सीमेंट मौजूद होता है। तो बिल्डिंग की कंपोजिशन क्या हुई? बजरी, ईंट, सीमेंट। ऐसा ही है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मैं मेन बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में हम सबसे पहले किसी भी मैटर, किसी भी मादे की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि मादा बनता किस चीज का, जिसके बारे में आगे तफसील से पढ़ेंगे कि मादा किस चीज का बनता है। दूसरी बात आती है मादे की साख। मादे की स्ट्रक्चर कैसी है? कंपोजिशन मतलब मादा किस चीज का बना हुआ है। नंबर 2 स्ट्रक्चर, मादा किस तरह का है, उसकी शेप क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख क्या है। और तीसरी बात मादे के रिएक्शंस, मादे आपस में रिएक्ट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मैटर, क्योंकि मैटर एक किस्म का नहीं है जिसके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। मैटर की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म्स आपस में रिएक्ट करती हैं और नई नई चीजें बनाती हैं। तो बेसिकली साइंस की वो ब्रांच केमिस्ट्री है जिसमें हम नंबर 1 मादे की तरकीब पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी मादे की साख। और नंबर 3 मुख्तलिफ मादों के दरमियान होने वाले रिएक्शंस। इन 3 चीजों को हम स्टडी करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं
कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब हम इनको समझते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन का क्या मतलब है? मिसाल ले लेते हैं, बड़ी आसान सी हम ले लेते हैं, फर्ज कर लीजिए मीथेन। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन CH4, ठीक है। अब या CH4 की जगह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि निस्बतन आसान होगी। आप वाटर ले लें, वाटर जिसका फार्मूला है H2O, सबको पता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब ये एक मादा है, मैं इसको कहता हूं ये एक मैटर है। मैटर क्यों है, क्या होता है मैटर, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वाटर है। अब वाटर की कंपोजिशन का क्या मतलब होगा? वाटर की कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि वाटर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब सामने से हमें नजर आ रहा है कि वाटर के अंदर मौजूद है हाइड्रोजन, सबको नजर आ रहा है। इसके साथ वाटर के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब ये कि हमने किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के अंदर मौजूद चीजों को देखना होता है कि भाई ये किस चीज से मिलकर बना है। तो वाटर जो है उसके अंदर दो चीजें हमें नुमाया नजर आ रही है, एक नजर आ रहा है हाइड्रोजन, एक नजर आ रही है ऑक्सीजन। तो किसी भी मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करने का मतलब ये होता है कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। दूसरी बात स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? जो मैटर हमने वाटर लिया है, मैटर की जो एग्जांपल हमने वाटर लिया, उसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? साख्त, कि ये किस तरह का है, इसकी साख्त क्या है। मिसाल के तौर पर अगर वाटर की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं इस तरह से, दीज आर द 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसके अलावा दो लोन पेयर्स होते हैं यहां पर। अब लोन पेयर क्या होता है इसकी तफसील में भी जाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह से दो लोन पेयर्स होते हैं इस तरह से। अब ये जो वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है ना एज अ होल, ये स्ट्रक्चर आता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चार कोनों वाला, टेट्राहेड्रल चार कोनों वाला। चार कोने कैसे बन रहे हैं? एक कोना ये बन रहा है आपके सामने 1, ये एक कोना बन रहा है 2, ये कोना एक बन रहा है 3, ये कॉर्नर बन रहा है 4, चार कोने बन गए। हम इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? टेट्रा, चार, हेड्रल कोने, चार कोनों वाला स्ट्रक्चर। तो अब देखो बात हमें समझ आना शुरू हो रही है कि केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये बना किस किस चीज का हुआ है। जैसे वाटर की एग्जांपल हमने ली, वाटर किस चीज का बना हुआ है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। उसके बाद हमने क्या बात की? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है कि भाई इस वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि हमने पढ़ा क्या है? टेट्राहेड्रल। और तीसरी बात है रिएक्शंस। अब रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंट चीजें आपस में रिएक्ट कैसे करती हैं, हाउ दे आर सपोज टू रिएक्ट विद ईच अदर। मिसाल के तौर पर वाटर को आप एसिड से मिला सकते हैं, वाटर को आप बेस से मिला सकते हैं, वाटर को आप किसी भी चीज के साथ मिला सकते हैं, वाटर को आप सॉल्ट के साथ मिला सकते हैं। तो अब जब वाटर को आप एसिड से मिलाएंगे या वाटर को आप बेस के साथ मिलाएंगे या वाटर को दुनिया के किसी भी मैटर के साथ मिलाएंगे तो वाटर उसके साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज बना देगा। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो अब हमें कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हुई होगी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या? भाई केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? हम मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ मैटर्स के दरमियान होने वाले मुख्तलिफ रिएक्शंस का मुताला करते हैं। दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इज इट ओके? आई होप सो आपको समझ आ गया। अब बार बार मैं मैटर मादे की बात कर रहा हूं। अब हमें मादे के बारे में पता होना चाहिए। ये टर्म आपके लिए नई नहीं है, इट इज नॉट न्यू फॉर यू। मैटर के बारे में डेफिनेशन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, लेकिन यहां पर आपको मैटर समझाना पड़ेगा। मैटर की डेफिनेशन कुछ हम इस तरह करते हैं कि एवरीथिंग व्हिच हैज सम वेट, हर वो चीज जिसका कुछ वजन हो, वेट, और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी हो, वजन। मतलब ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको अपने हाथ में उठाऊं, इसका वेट है, बिल्कुल है, और इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ, कुछ ना कुछ ये हुजम भी घेर रहा है। तो ऐसी हर वो चीज जिसका कुछ वजन हो और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती हो, हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर। एवरीथिंग, हर वो चीज जिसका कुछ वजन हो, which has some weight, and उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी हो, and it
must have some volume is called as matter. अब मैटर की बेसिकली तीन हालतें आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। कौन कौन सी? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब मैटर किससे मिलकर बनता है? ज़रात से। वो ज़रात गैस की फॉर्म में, अगर मैटर गैस की फॉर्म में, तो वो ज़रात एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे। दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैस के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड के केस में उन गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, उस लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है लेकिन इंतहाई कम। ये देखो यहां पर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा था। यू कैन सी दैट there is a big distance between the particles, लेकिन in the case of liquid ये distance आपको कम होता नजर आ रहा है, और solid के केस में ये distance बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम मैटर की टाइप्स की बात करते हैं जो कि गैस, लिक्विड और सॉलिड हैं, ठोस, माया, गैस, जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो गैस के केस में जो पार्टिकल्स हैं, यानी गैस जिस चीज से मिलकर बने हैं वो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के केस में पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। और सॉलिड के केस में डिस्टेंस रहता ही नहीं है, जैसे कि गैस, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जिस जो कि हम पीते हैं वो लिक्विड है। इस तरह सॉलिड, आपके इर्द गिर्द हजारों एग्जांपल है सॉलिड की। चेयर, ये व्हाइट बोर्ड भी तो सॉलिड है। ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं है। तो बेसिकली तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इनके बारे में लाजमन आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गैस जो होती है उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, और जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स इतने करीब होते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, दे आर टाइटली पैक्ड। अब एक और स्टेट ऑफ मैटर जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस आउटलाइंस, ये आपके सिलेबस से आउट है, लेकिन यू शुड हैव आइडिया अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा तीन चीजों से मिलकर बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रल एटम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रल एटम्स, ये बात आपने याद रखनी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रल एटम्स। अब प्लाज्मा क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि जनाब प्लाज्मा पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल एटम से मिलकर बनता है। बड़ी सिंपल बातें थी जो मैंने एग्जांपल से बताई हैं। पहली बात मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई, भाई साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मादे की तरकीब, मादे के जो है साथ और मादों के दरमियान होने वाले रिएक्शंस का मुताला करते हैं। फिर हमने पढ़ा मादा क्या होता है। मादा वो होता है हर वो चीज जो कि वजन रखती हो और उसका कोई ना कोई हुजम, उसको हम मादा कहते हैं। मादे की तीन हालतें, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस के केस में गैस के केस में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड के केस में थोड़ा करीब आ जाते हैं, सॉलिड के केस में इंतहाई करीब आ जाते हैं। प्लाज्मा तीन चीजों से मिलकर बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड और न्यूट्रल। अब आ जाइए मैटर की अंदर की दुनिया में कि मैटर किससे मिलकर बनता है। पहले जो हिस्ट्री अगर हम एटम की टटोलें तो हमें पता चलता है कि मैटर के बारे में साइंटिस्ट का या फिलोसोफर्स का ये ख्याल था कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, ना काबिले तकसीम ज़रात, जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि मैटर, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, वो किससे मिलकर बने? इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ना काबिले तकसीम ज़रात। मतलब जब आप मैटर के अंदर जाएंगे तो आपको ना काबिले तकसीम ज़रात नजर आएंगे, यानी ऐसे ज़रात जिनको आप तकसीम नहीं कर सकते, दे आर इंडिविजिबल। और उनको कहा गया था एटम्स। उनको क्या कहा गया था? एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? मादे के अंदर पाए जाने वाले नाकाबिले तकसीम ज़रात, जिनको हम इंडिविजिबल पार्टिकल्स भी कहते हैं, और इन पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम बोलते हैं एटम। इज इट ओके? अब अगली बात, मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्च, जदीद तहकीक इसका इनकार करती है। जदीद तहकीक कहती है जनाब एटम को भी तकसीम किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एटम के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। एटम के दरमियान में एक बहुत ही सॉलिड पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द इमेजिनरी पाथ होते हैं। इमेजिनरी पाथ एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी पाथ होते हैं जिनको बोलते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। अब जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मोर देन 100 पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अंदर दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनके बारे में भी आपको जानना जरूरी नहीं, लेकिन जिनके बारे में जानना जरूरी वो बता रहा हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर मौजूद है? एक मैसिव बॉल लाइक स्ट्रक्चर में,
जिसका नाम है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स हैं, एलिप्टिकल पाथ्स हैं, जिनको हम शेल्स कहते हैं, दायवी रास्ते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं, पर ये इमेजिनरी हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, और इनके अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा याद रखिएगा, प्रोटॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे हमेशा कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है। और याद रखिएगा, किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होगी, मतलब प्रोटॉन जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके बाहर शेल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और जो बाहर शेल्स हैं उनमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इन तीनों पार्टिकल्स को हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने वाली बात है। किसी भी एटम में जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, यानी एटम के बुनियादी ज़रात। एटम के बुनियादी ज़रात का मतलब क्या कि एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, इन्हीं पार्टिकल्स पर इन्हसार करेंगी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट टॉपिक। तो मैं एक दफा रिवाइज करता हूं जल्दी से। क्या होती है जनाब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मुताला करते हैं तीन चीजों का, मादे की तरकीब, मादे की साख, मादे के रिएक्शंस। दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। What is matter? Anything which has some weight or volume. Anything which has some weight and volume is called as matter. हर वो चीज जिसका कुछ वजन है और ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? मादा कहलाती है। Types of matter, मादे की तीन हालतें हैं, ठोस माया गैस यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, और एक चौथी भी जिसका प्लाज्मा, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। गैस क्या है? जिनमें पार्टिकल दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड। लिक्विड क्या है? जिनमें पार्टिकल करीब आ जाते हैं, डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, और सॉलिड के केस में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। प्लाज्मा तीन चीजों मिलकर बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जब मैटर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है मैटर के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जिनको हम नाकाबिल तकसीम ज़रात कहते हैं, जिनको एटम्स कहा गया था। पर ये बात है हिस्ट्री की। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि एटम में न्यूक्लियस है, एटम के इर्द गिर्द शेल्स हैं, और इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये वो एटम के ज़रात हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब बुनियादी ज़रात। व्हाट इज मेंट बाय बुनियादी ज़रात या फंडामेंटल पार्टिकल्स? ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर एटम की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हूं। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम।